बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आज हम पढ़ेंगे बेटा कूलम्ब्स लॉ के बारे में। हम जानते हैं कि चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाते हैं। अगर लाइक चार्जेस हैं तो कैसा फोर्सेस लगाएंगे? रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव। और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो ये कैसा फोर्स लगाते हैं? अट्रैक्टिव। ये हम जानते हैं, लेकिन ये कितना फोर्स लगाते हैं ये हमें किसने बताया? कूलम्ब साहब ने। देखिए, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये हम पहले से जानते हैं कि मास जो कि मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है वो ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करता है। और ग्रेविटेशन फोर्स कैसे दिया जाता है बेटा? F is directly proportional to masses of the bodies and inversely proportional to the square of the distance between these two bodies। तो इसी को एनालॉगस बना के कूलम्ब साहब ने एक्सपेरिमेंट किए और ये पाया कि चार्ज जो खुद एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, वो भी फोर्स लगाती है एक दूसरे के ऊपर। और वो फोर्स कैसा होता है? F is directly proportional to Q1, Q2 and inversely proportional to distance का स्क्वायर। राइट? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, बस मास की जगह क्या आ जाएंगे? चार्जेस। अब उन्होंने देखा कि लेकिन एक डिफरेंस अभी भी था। डिफरेंस क्या था? कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि मासिव बॉडीज किस मीडियम में रखी हुई है, वैक्यूम में है, एयर में है, ऑयल में है, किस मीडियम में है इस बात पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन ये जो फोर्स है, जो चार्जेस की वजह से फोर्स लग रहा है, ये फोर्स डिपेंड करता है कि ये चार्जेस किस मीडियम में रखे हैं। तो अब मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है, मीडियम की कौन सी प्रॉपर्टी मैटर करती है, वो देखने के लिए हमें ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर एक कांस्टेंट लगाना होगा। और यहां आ जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेटा ये K क्या है? दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब ये K क्या है ये जानने के लिए हमें पढ़ना होगा कि मीडियम की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसका इफेक्ट पड़ता है चार्जेस के ऊपर, फोर्स को वो इफेक्ट करती है। बेटा उस प्रॉपर्टी का नाम है परमिटिविटी। दैट इज परमिटिविटी। और इसको लिखते हैं किससे? एप्सिलॉन से। किससे लिखा जाता है? एप्सिलॉन। देखिए अब ये क्या है, परमिटिविटी क्या है? मान लीजिए ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, ये दो चार्जेस हैं और ये एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। अगर लाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और मान लीजिए कि इनको वैक्यूम से उठा के किसी मीडियम में रख दिया, ये है वो मीडियम। अब ये दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में क्या आ गया? मीडियम आ गया। अब ये पॉइंट चार्ज क्या कर रहा था? हर डायरेक्शन में अपनी फोर्स भेज रहा था। ठीक है, अब वो लाइंस क्या होंगी? इस मीडियम में से गुजरेंगी ताकि इस चार्ज तक पहुंच सके। जब वो इससे गुजरती हैं तो ये मीडियम कुछ लाइंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। मान लीजिए कि इस चार्ज ने 100 लाइंस भेजी लेकिन इस तक सिर्फ 60 ही पहुंची, तो इसने कितनी लाइन एब्जॉर्ब कर ली? 40 लाइन एब्जॉर्ब कर ली। अब हमने मीडियम चेंज कर दिया और अब की बार मीडियम जो है, कोई टिश्यू पेपर ले लिया, ये लीजिए। अब क्या होगा कि ये फिर से क्या कर रहा है? चार्ज अपनी फोर्स की लाइंस भेज रहा है, इधर दूसरा पॉइंट चार्ज है, लेकिन ये जो मीडियम है ये मान लीजिए कि 100 में से 50 लाइंस एब्जॉर्ब कर ली। अब इस तक कितनी पहुंची? 50 ही पहुंची। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक बार 50 लाइंस पहुंच रही हैं, एक बार 60 पहुंच रही हैं। तो जो मीडियम की परमिटिविटी कम है तो वो फोर्स ज्यादा पहुंचा रही है ना? और जिसकी परमिटिविटी ज्यादा है वो फोर्स कम लगने दे रही है। इसका मतलब फोर्स के साथ ये परमिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
के साथ, जिस मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी वो फोर्स, वहां फोर्स कैसा लगेगा चार्जेस की वजह से, कम, यानी उल्टा रिलेशन है। अब दूसरी बात, ये जो भी पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए क्या है, एक पॉइंट चार्ज है बेटा, ये कहां कहां अपना फोर्स लगा सकता है, हर डायरेक्शन में लगा सकता है, हर डायरेक्शन में मतलब हर दिशा में, और वो दिशा कितनी, अगर एंगल के रूप में देखें तो कितना हो गया 4 पाई, पूरा का पूरा एंगल दैट इज 4 पाई, हर डायरेक्शन में वो फोर्स लगा सकता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट है k, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये 4 पाई कहां से आया बेटा, समझ आया आपको? ओके, एप्सिलॉन क्या है, मीडियम की परमिटिविटी। अगर ये चार्जेस कहां रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं तो यहां पर आ जाता है नॉट, और इसे बोलते हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, कूलम्स लॉ के लिए F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये वो फोर्स है जो दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करते हैं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेटा ये जो फोर्स है ये कहाँ लगाया हमने, वैक्यूम में, यानी वो दोनों चार्जेस हम ये मान के चले हैं कि कहाँ रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं। अब यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जिन चार्जेस की हम बात कर रहे हैं, ये Q1 और Q2, ये कैसे चार्जेस होने चाहिए, पॉइंट चार्ज। मतलब ये कूलम्स लॉ जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्जेस के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा, पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है, मान लीजिए आपके पास दो बॉल्स हैं, एक बड़ी बॉल और एक छोटी बॉल, और दोनों को चार्ज कर दिया, दोनों को पॉजिटिव चार्ज दिया, एक बड़ी बॉल को एक छोटी बॉल को। तो बताइए कौन सी बॉल पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी? अब आप सोचेंगे कि छोटे वाली, नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों ही बॉल पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर सकती हैं। पॉइंट चार्ज हम उसे लेते हैं जिसका दो चार्जेस का गैप, जो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस है, अगर वो बहुत लार्ज हो, किसके कंपैरिजन में, उन चार्जेस के साइज के कंपैरिजन में। तो चार्जेस का साइज अगर दोनों के बीच गैप जो है उसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो चाहे चार्ज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे हम क्या लेंगे, पॉइंट चार्ज। तो जब भी कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसमें लिखा जाएगा Coulomb's, according to Coulomb's law, the force between two point charges, okay? उसके बाद ये हमने बना लिए जैसे दो पॉइंट चार्ज, ठीक है बेटा, दो पॉइंट चार्ज से इसका नाम क्या है, Q1 and this is Q2, this is Q1 and this is Q2। तो इन दो पॉइंट चार्जेस पर फोर्स कैसे लगेगा, देखिए ये चार्जेस मान लीजिए कि तो क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव हैं दोनों, तो एक दूसरे के ऊपर कैसा फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स। Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा रिपल्सिव इस तरफ, Q1 चार्ज Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा रिपल्सिव उस तरफ, राइट। अब ये जो चार्ज है, ये जो फोर्स है बेटा, ये कहाँ लगेगा, इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। फिर से सुनिए, कूलम्ब फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लगता है, दोनों पॉइंट चार्ज के सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग। ऐसा नहीं है कि ये फोर्स लगाएगा तो ये उधर भाग जाए, नहीं, फोर्स कैसे लगेगा, इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। और फोर्स क्या होगा, Coulomb force क्या होगा, according to Coulomb's law, force of interaction between two point charges acting along the line joining them is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to square of distance between them। ये k अभी आपको बताया था, k क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर। अब बेटा k की वैल्यू आपको याद रखनी है, दैट इज 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, अब एक बात ध्यान दीजिए, याद रह जाएगा ना, बहुत सिंपल है, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। ओके, अब एक बात ध्यान दीजिए कि k की जो ये जो कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू देखिए 10 रेज टू पावर 9। अगर आपको ध्यान है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होता है, g, तो बेटा वो कितना होता है 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11। ये ऑर्डर देखिए एक बार, 10 रेज टू पावर -11 और ये कितना है 10 रेज टू पावर 9। कौन बड़ा है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बड़ा है। तो यहां से क्या पता चल रहा है, हमें क्या प्रूफ मिल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक स्ट्रॉन्गर फोर्स है, किसके मुकाबले, ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले। ये देखिए कितना ज्यादा फर्क है। इसीलिए जब एक चार्ज्ड कॉम को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के ऊपर के पास लेके जाते हैं तो वो टुकड़े जमीन से उठकर किससे चिपक जाते हैं, कॉम से चिपक जाते हैं। किसकी वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसका फोर्स, चार्जेस का फोर्स। और उस वक्त ग्रेविटी भी लग रही होती है, लेकिन उसको ओवरकम करते हुए किस पे आ जाते हैं वो टुकड़े, कॉम पर। बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? ओके बेटा, आगे चलते हैं। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k इधर, एप्सिलॉन नॉट इधर, तो ये आ गया 1/4 पाई k, राइट। वैल्यूज रख दीजिए, 1/4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर -11। ओके, इसके साथ ही बेटा अब यूनिट्स क्या आएंगी, यूनिट्स देखिए, यूनिट्स कैसे निकालते हैं। देखो एप्सिलॉन नॉट यहाँ है, अगर एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ लेके जाए तो f यहाँ आ गया। ओके, तो यह आ जाएगा कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर यहाँ f है, मींस न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आ गई किसकी यूनिट्स, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट्स। अब इसके बाद अगर मीडियम में कोई चार्जेस रखे हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m, और यहां भी क्या लिख देते हैं m, यानी कि मीडियम में रखे हैं। और यहां क्या आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए, एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही। ये इक्वेशन है वैक्यूम की इक्वेशन एंड दिस वन इज फॉर मीडियम। तो बेटा अगर हम दोनों इक्वेशन की रेशियो ले लें, दोनों इक्वेशन की रेशियो ले लें तो हमारे पास आएगा, इसे लिख लेते हैं नॉट, एफ नॉट अपॉन एफ एम। ओके, तो ये आ गया Q1 Q2 और r स्क्वायर कॉमन है, वो हट जाएगा, तो हमारे पास आएगा एप्सिलॉन m एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? एप्सिलॉन m ऑन एप्सिलॉन नॉट। ये जो रेशियो है इसको कहते हैं बेटा K, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक और नाम है इसका, वो नाम क्या है, एप्सिलॉन r। मीडियम अपॉन वैक्यूम, जब एप्सिलॉन m और एप्सिलॉन नॉट की रेशियो ली जाए तो इसे क्या नाम दिया जाता है, एप्सिलॉन r, रिलेटिव परमिटिविटी।
रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? देखो बेटा, अगर हमें ये पता हो कि वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है और हमें ये पता है कि किसी मीडियम में, जो भी गिवन मीडियम है, उसमें फोर्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। जैसे मान लीजिए हम वाटर की बात करें, वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 81, राइट? और फोर्स दो चार्जेस के बीच में गिवन है, कितना लग रहा है? से 324 न्यूटन। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए उन दो चार्जेस को अगर वाटर में प्लेस कर दिया जाए तो कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा? तो ये है ना आपके पास रिलेशन, F0 अपॉन Fm इज इक्वल टू K। F0 कितना? 324 न्यूटन। Fm वी हैव टू कैलकुलेट, K दैट इज 81। कैलकुलेट कीजिए, Fm की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 324 अपॉन 81, 4 न्यूटन। कितनी आ गई? 4 न्यूटन। देखिए मीडियम में रखने से फोर्स जो है वो घट गया। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या बताती है कि जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं उस मीडियम में वैक्यूम के मुकाबले कितना फोर्स घट गया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होने का मतलब ये है कि वैक्यूम के मुकाबले वाटर में जब चार्जेस रखे जाएंगे तो 1/81 टाइम्स तक उनके बीच लगने वाला कूलम फोर्स घट जाएगा। फिर से सुनिए, दो पॉइंट चार्जेस जो वैक्यूम में रखे हैं उनको उठाकर अगर वाटर में रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला कूलम फोर्स 1/81 टाइम्स तक घट जाएगा। ये किसका मतलब है? ये रिलेटिव परमिटिविटी कहें या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। घटता क्यों है? क्योंकि मीडियम की अपनी परमिटिविटी होती है जिसकी वजह से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वैक्यूम के मुकाबले डिस्टर्ब हो जाता है। इज दैट क्लियर? अब देखिए बेटा, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी। आइए अब उसका जिक्र कर लेते हैं कि कूलम्स लॉ में हम फोर्स की डायरेक्शन, जो फोर्स अप्लाई होगा चार्जेस के द्वारा, उसकी डायरेक्शन कैसे लिखेंगे और कैसे निकालेंगे। सी हमारे पास ये दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। मान लीजिए दोनों क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अगर दोनों सेम चार्जेस हैं तो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे? रिपल्सिव फोर्स। Q2 चार्ज Q1 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो किस तरफ लगाएगा? इस तरफ। ओके। और Q1 चार्ज Q2 पर जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ, राइट? मान लीजिए कि हम फोर्स को इस तरीके से लिखते हैं कि F12 यानी Q1 के ऊपर जो फोर्स लगाया किसने? Q2 ने। 1 के ऊपर फोर्स लगाया किसने? 2 ने, राइट? ओके। Q1 Q2 अपॉन R²। अब R क्या है? R ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये R क्या हो जाएगा? वेक्टर से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा डिस्टेंस। अगेन डिस्टेंस क्या है? ये किससे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस? एक वेक्टर से। तो बेटा देखिए वेक्टर को लिखेंगे कैसे? अब फोर्स लगाया है किसने? 2 ने। किसके ऊपर? 1 के ऊपर। तो इस तरफ फोर्स लगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी R2 माइनस R1। वेक्टर क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये R2 वेक्टर R1 वेक्टर क्या है? देखो एक बार, मान लीजिए ये है y एक्सिस और ये क्या है? x एक्सिस। यहां दो चार्जेस हमने रखे हैं, ये Q1 और ये Q2। Q1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जिस वेक्टर का इस्तेमाल किया दैट इज R1 वेक्टर, और Q2 की पोजीशन बताने के लिए जो वेक्टर लिया दैट इज R2 वेक्टर।
इज दैट क्लियर? तो ये R1 R2 वेक्टर्स। अब फोर्स लगा रहा है Q2 Q1 के ऊपर, तो बेटा इस तरफ फोर्स लग रहा है ना, ये है फोर्स की डायरेक्शन। इस फोर्स की डायरेक्शन को कैसे शो करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल यानी फाइनली। देखिए फिर से इसने फोर्स लगाया, किसके ऊपर लगाया? इसके ऊपर लगाया, ठीक है? तो फाइनल किसके ऊपर लग रहा है? इसके ऊपर। फाइनल माइनस इनिशियल, ओके। अगर बात करें इससे ठीक अपोजिट, यानी 1 ने फोर्स लगाया किसके ऊपर? 2 के ऊपर फोर्स लगाया इस तरफ, तो क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1। क्लियर? कैसे लिखना है? इसके लिए इधर, इसके लिए इधर, तो यहां क्या आ जाएगा बेटा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इनका स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा यहाँ वेक्टर नहीं लिखते, यहाँ तो क्या आता है? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। तो वेक्टर की बजाय हम क्या लिखेंगे? इनका मोड लिखेंगे, है ना? मैग्नीट्यूड क्या होता है? मोड से लिखते हैं। तो फिर डायरेक्शन कहाँ गई? डायरेक्शन के लिए यहाँ हम यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यहाँ हमने +1 में पढ़ा है, दैट इज वेक्टर अगर कोई है तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर कैसे? कैप से दिखाते हैं कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, दैट इज यूनिट वेक्टर, ओके। तो यहां हमने वेक्टर लिखा R1 माइनस R2, ठीक है? ये वेक्टर था ना R1 माइनस R2। अगर इसका यूनिट वेक्टर बनाना है, अगर इसका यूनिट वेक्टर बनाना है, ये डायरेक्शन बता रहे हैं ना, यूनिट वेक्टर बताना है तो क्या करना पड़ेगा? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? R1 माइनस R2 का मोड। पहले स्क्वायर मौजूद है, अगर हमें एक बार फिर से R1 माइनस R2 ये यूनिट वेक्टर लिखने हैं तो क्या करना पड़ेगा? मोड से डिवाइड करना पड़ेगा। जब डिवाइड करेंगे तो बेटा 2 की बजाय पावर कितनी आ जाएगी? 3। क्लियर? तो ये है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, डायरेक्शन के साथ। ये डायरेक्शन किसकी आ गई? फोर्स की डायरेक्शन आ गई। फिर से देखिए, अगर हमें लिखना हो F21 यानी कि Q2 चार्ज के ऊपर, 2 के ऊपर फोर्स किसने लगाया? 1 ने लगाया। इसके ऊपर फोर्स किसने लगाया? इसने लगाया, ठीक है? तो हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 क्यूब, और ऊपर क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर R2 माइनस R1। क्लियर? तो बेटा ये हमने पढ़ा कि कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो आज हमने क्या किया? कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा। दो चार्जेस आपस में फोर्स लगाते हैं तो वो कितना फोर्स होता है, और वो किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है, अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमने ये पढ़ा कि इस फोर्स में मीडियम की जो प्रॉपर्टी है दैट इज परमिटिविटी, वो कैसे काम करती है, फोर्स के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। और हमने ये भी देखा कि कूलम्स फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स में क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस है। एक बार यहाँ समराइज कर लेते हैं। देखिए Fe और Fg, Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए Fe और Fg में क्या सिमिलरिटी है? फर्स्ट है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब है दोनों ही कैसे डिपेंड करते हैं? r स्क्वायर, दो पॉइंट बॉडीज की ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों मासिव बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के डिस्टेंस से प्रोपोर्शनल होता है इनवर्सली। और ठीक ऐसे ही चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली कौन प्रोपोर्शनल होता है? Fe। मतलब दोनों के ऊपर क्या लगता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। फिर x along line joining the centers, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दोनों के दोनों कैसे काम करते हैं? अगर ये दो पॉइंट चार्जेस हैं तो इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग फोर्स कहाँ लगेगा? इस लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा, चाहे रिपल्सिव लगे चाहे अट्रैक्टिव लगे। और उसके बाद डिफरेंस देखिए,
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिपल्सिव भी हो सकता है एज वेल एज कैसा हो सकता है अट्रैक्टिव, जबकि Fg ऑलवेज कैसा होता है अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है अट्रैक्टिव। Fe डिपेंड करता है मीडियम पे, जबकि Fg मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है। तो बेटा F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. This is Coulomb's law. एंड अगर वेक्टर फॉर्म में आपने लिखना है तो हमने लिखा 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2, बस यहाँ पर R की जगह क्या आ जाएगा, जिस भी बॉडी पर फोर्स लगाना है, जैसे 1 2 है तो Q1 Q2 R1 minus R2 Q, और यहाँ आ जाएगा यूनिट वेक्टर R1 minus R2, राइट। एक छोटी सी बात और बेटा, हमने ये जो फोर्स लिखा था ये दोनों यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए लिखा था। अगर चार्ज कोई नेगेटिव है तो बेटा उसका साइन आपको यहाँ साथ में लगाना है। ध्यान रखिए, फिर से सुन लीजिए, हमने ये जो फोर्स लिखा है ये किसके लिए लिखा है, दोनों यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर कोई एक भी या दोनों हो गए नेगेटिव तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। अगर इन दोनों में से कोई एक भी चार्ज कैसा है नेगेटिव है तो आपको यहाँ पर साइन अप्लाई करना है। मान लीजिए एक चार्ज है -3 कूलम, तो यहाँ पर -3 लिखेंगे, ओके। साइन का ध्यान रखना है, अदरवाइज बाकी सारी जो है डायरेक्शंस वो आपकी यहाँ से आ जाएंगी। देखिए F21 कैसे लिखा जाएगा, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R2 minus R1 Q, R2 minus R1 यूनिट वेक्टर। अगर इन दोनों में देखें हम डायरेक्शन की बात करें तो F12 इसके बराबर है माइनस ऑफ F21 के, इसके बराबर है माइनस ऑफ F21 के, ठीक अपोजिट है ना डायरेक्शन। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि F12 यानी फर्स्ट चार्ज पर जो सेकंड चार्ज फोर्स लगाता है वो ठीक नेगेटिव है और इक्वल है किसके, जो सेकंड चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है फर्स्ट चार्ज। ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पर कूलम्स लॉ भी सेटिस्फाई करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी वो एप्लीकेबल है। इसके बाद बेटा ये तो हमने किया फोर्स दो चार्जेस के लिए। अगर सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हो, n नंबर ऑफ चार्जेस हो, चार्ज पार्टिकल्स हो, तो वो एक दूसरे के ऊपर कैसे फोर्स लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। दूसरा चार्ज पार्टिकल भी अगर मौजूद है तो इनके बीच में, तो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इनके फोर्स के ऊपर, लेकिन उस तीसरे की वजह से इन पर फोर्स जरूर लगेगा। फिर नेट फोर्स क्या होगा वो निकालने के लिए हमें एक प्रिंसिपल का यूज करना पड़ता है, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़िए और खूब सारे क्वेश्चंस कीजिए किस पे, कूलम्स लॉ पे।